वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा मॉड्यूलिंग और इसके 3 टाइप्स विच इज़ एंटिटी, रिलेशनशिप, रिलेशनल कीज और रिलेशनशिप के 3 टाइप विच इज़ 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो मेरा अपना वक्त ज़ाया कि हम जल्दी से इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि हम आगे फिर पढ़ सकें। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई ये जो हमारे पास लफ्ज़ है डेटा मॉड्यूलिंग, इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब आपको ये लफ्ज़ पढ़ के क्या समझ आ रहा है। ठीक है, ये लफ्ज़ पढ़ के मुझे तो समझ आ रहा था, डेटा का मतलब तो मुझे पता है। मॉड्यूलिंग जो है ना, थोड़ा मॉडल से लिंक कर रहा है ना, मॉडल जो मॉडलिंग करती है। तो बेसिकली जो मॉडल्स होती है वो मॉडलिंग करती है। मॉडलिंग में वो क्या करती है, अपनी जो भी चीज़ होती है, यानी कि अपने कपड़े, अपने हेयर स्टाइल, वॉट एवर, स्पेशली कपड़े ही दिखा देते हैं ऑब्वियसली, तो उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर है। ठीक है, काइंडा इससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो मॉड्यूलिंग का लफ्ज़, तो बेसिकली लफ्ज़ से ही हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो कभी भी आप अगर कोई चीज़ पढ़े ना, उसकी जो हेडिंग है ना, मेन पॉइंट, उसके मेन पॉइंट को ज़रा गौर करें, आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन उससे ही दूर हो जाती है। तो बेसिकली अब मैं आपको बता देती हूँ डेटा मॉड्यूलिंग होता क्या है। देखिए, डेटा मॉड्यूलिंग ना, हमारे पास किसी भी डेटा को एक कॉन्सेप्शनल प्रेजेंटेशन के तौर पे रिप्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं, डेटा मॉडलिंग। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक डेटा है महीने का। ठीक है, महीने का डेटा। अब होता क्या है कि नॉर्मली ना नंबर्स में हमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है ना, कि यार मुझे तो होती है, मेरी मैथ बहुत कमज़ोर है। तो क्या होता है, अगर मुझे नंबर ना मुझे समझ नहीं आता है कौन से नंबर ज़्यादा कौन से नंबर कम है। ठीक है, तो मसला होता है। तो डेटा मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे डेटा है ना उसको एक कॉन्सेप्शनल प्रेजेंटेशन के ज़रिए ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, अक्सर आपने देखा वो ग्राफ, कुछ ग्राफ ऐसे यू होते हैं, फिर इनका जो है साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है, फिर यू। ठीक है, दैन फिर यू। ठीक है, फॉर सपोज ये मैंने एक बनाया हुआ आपका डेटा मॉडलिंग बनाया। ठीक है, अगर अभी आप मुझसे पूछे कि सबसे ज़्यादा, फॉर सपोज ये महीने का राशन है मेरे घर का, सही है, यहाँ पर लिख दिया मैंने आटा, यहाँ पर चीनी, यहाँ पर पत्ती, यहाँ पर दूध, यहाँ पर चावल। ठीक है, अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि सबसे ज़्यादा इस महीने में हमारा क्या इस्तेमाल हुआ, तो आपको पता चल रहा है भाई चावल। क्यों? क्योंकि चावल की जो ये है ना, ये ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि हाइट में ज़्यादा है, सबसे ऊँची है ये। तो इससे क्या पता चल रहा है कि चावल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। तो डेटा मॉड्यूलिंग यही होता है कि कोई भी डेटा होता है उसको एक कॉन्सेप्शनल डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ज़रिए ना प्रेजेंटेशन करना उसकी, यानी कि उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना, ताकि वो जो डेटा है ना वो समझने में ईजी हो, ताकि हमें साफ पता चले कि अच्छा भाई इसमें ये कहना चाह रहे हैं और इसमें ये समझ आ रहा है कि ये चीज़ इतना हुआ, ये चीज़ इतना हुआ। तो आई गेस आपको डेटा मॉड्यूलिंग क्या होता है वो समझ आ चुका हो। ओके, तो डेटा मॉड्यूल्स का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारा जो इंफॉर्मेशन है ना, एक डेटाबेस के अंदर हमारा इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर हुआ, इसको एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस यानी कि इसको दिखाने के लिए, इसको शो करने के लिए। तो इसलिए हम डेटा मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। डेटा मॉड्यूल आपको क्या होता है, ये दोनों चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से अब रट जानी चाहिए, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया। तो आई गेस एग्जाम्पल के साथ समझाने में चीज़ें थोड़ी आसान लगती है। ओके, इसी के साथ हमारे पास जो डेटा मॉड्यूल है ना, ये हेल्प करती है हमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड है ना वो कौन सी है, और सबसे इररेलेवेंट डेटा कौन सा है, ताकि अब जो इररेलेवेंट डेटा होगा, ये जो गैर ज़रूरी डेटा होगा, उसको हम रिमूव कर लेंगे। अब जैसे मैंने आपको इस मिसाल दी कि हमारे अभी मैंने घर के राशन का बताया था। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हुआ, चावल यूज़ हुआ। ठीक है, एक महीने के अंदर इतना यूज़ हुआ। फॉर सपोज अगर मेरे घर में 4 लोग हैं, एक महीने में अगर इतना चावल यूज़ हुआ, तो इट्स मीन के ये सही बात नहीं है ना, क्योंकि देखिए चीज़ें जितनी भी हेल्पफुल हो, अगर हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा, फॉर सपोज चावल बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब हेल्दी चीज़ है, लेकिन अगर हेल्दी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करो तो वो ठीक भी नहीं सही। तो इससे मुझे पता चला कि यार अब जो है ना चावल को थोड़ा सा कम करना है, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना है, यानी कि बैलेंस फूड लेना सही। तो इसी तरीके से डेटा मॉड्यूल का काम भी यही होता है कि ये हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी करती है, आइडेंटिफाई करने में मदद करती है कि कौन सा हमारा डेटा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इररेलेवेंट डेटा है, ताकि हम जो इररेलेवेंट डेटा या इननेसेसरी डेटा है उसको हम क्या कर दें, रिमूव कर दें।
ओके, डेटा मॉड्यूल्स जो है ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेटाबेस डेवलपर्स के लिए, ताकि वो एक फ़िज़िकल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये हमारे लिए ना एक डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा देती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स बचा देती है। किस सेंस में बचा देती है? अब देखो ना, एक चार्ट, उसमें बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं कि इस महीने में इतनी सैलरी। फॉर सपोज एक कंपनी है, ठीक है, बड़ी सी गूगल कंपनी है फॉर सपोज। अब गूगल कंपनी में एम्प्लॉय ज़्यादा, इतना ज़्यादा डेटा। फॉर सपोज एम्प्लॉय की सैलरी का हमें करना है ना कि इस एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी। अब अगर वो समझाने बैठेगा कितना मुश्किल होगा ना, ठीक है। लेकिन अगर वो क्या कर रहे हैं, डेटा मॉड्यूल का इस्तेमाल करके डेटा मॉड्यूल बना लिया, सामने प्रेजेंट कर लिया, तो सबको पता चला कि अच्छा यार इस बंदे की सैलरी इतनी है, इसकी इतनी है, और इससे ना आपस में कंपेयर भी कर सकेंगे कि इसकी इससे ज़्यादा, इसकी इससे कम है, ठीक है। तो इसीलिए डेटा मॉड्यूल बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, अब यहाँ तक तो आई गेस आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसी के साथ हमारे पास जो है क्या कहते हैं, 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं डेटा मॉड्यूल के। और वो 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट में जिसमें से हम आज पढ़ने वाले हैं वो 2 है। एक तो है एंटिटी, दूसरा है रिलेशनशिप, ठीक है। ये दोनों हम आज पढ़ने वाले हैं। और रिलेशनशिप की 3 टाइप्स है, उस 3 टाइप्स को भी पढ़ेंगे। और जो लास्ट वन वाला है ना रेफरेंशियल कीज़, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो ठीक है। ओके, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है एंटिटी। यार सॉरी, इसको एंटिटी प्रोनाउंस करेंगे। इफ़ आई एम रॉन्ग देन प्लीज़ बताइए इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। एनीवेज, ठीक है। एंटिटी हमारे पास एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अपने ही जो है ना क्वालिटीज़ और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, सही है। यानी कि कोई एक मिसाल के तौर पर आपको मिसाल देते हैं, एक इंसान है, ठीक है। अब एक इंसान के अंदर एक ख़ास बात ये है कि वो जो है ना 5 मिनट में एक बुक पढ़ सकता है। फॉर सपोज, ये एक अजीब सा एग्जाम्पल है नो, बट वो 5 मिनट में एक क्या करता है, बुक पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ दूसरे में नहीं है, ठीक है। तो वो जो चीज़ उसके अंदर है ना, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एंटिटी, क्योंकि वो कुछ खास क्वालिटीज़ या कुछ खास प्रॉपर्टीज़ और वो उसकी ही है, सही है, उसके अंदर ही है। तो आई गेस ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी थी समझाने के लिए, आपको समझ आ चुका होगा। लेकिन ये तो रियल लाइफ की एग्जाम्पल थी। अब डेटाबेस की एग्जाम्पल थी। तो देखिए, डेटाबेस टर्म्स के अंदर हमारे पास जो एंटिटी है ना, वो एक इंडिपेंडेंट टेबल होती है जिसकी अपनी ही फील्ड्स होती है। फील्ड्स क्या होता है, यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। और उस चीज़ को हम क्या कह रहे थे, एट्रीब्यूट्स भी कह रहे होते हैं। यानी कि एंटिटी तो है ही है, लेकिन इसी के साथ उसको हम किस नाम से भी जानते हैं, एंटिटी के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद आपको ये समझ आ चुका होगा। और ये आपकी बुक की एग्जाम्पल थी। अब मिसाल है आपकी बुक की, ठीक है। एक पेरोल है डेटाबेस के अंदर, और उसके एंटिटी के ना अंदर हमने क्या लिया, एम्प्लॉय लिया। अब एम्प्लॉय जहाँ आ गया, तो एम्प्लॉय की एंटिटी से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और भी है, जैसे एम्प्लॉय की आईडी, नाम, डेस्टिनेशन, सैलरी, ईटीसी। तो इसमें जो मेन चीज़ क्या हुआ, वो एक एम्प्लॉय हुआ, ठीक है। जैसे हमने द वर्ड एम्प्लॉय का इस्तेमाल किया, तो इससे और भी चीज़ें हमारे पास निकल आई। यानी कि उस एम्प्लॉय के अंदर की जो चीज़ है जो हमें लेना ज़रूरी, वो है एम्प्लॉय आईडी, फिर नेम, डेस्टिनेशन, दैन सैलरी, ईटीसी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें आ गई। तो उम्मीद है आपको एंटिटी का मतलब समझ आ चुका होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। या फिर अगर आपको ये भी समझ नहीं आए, तो एक एंटिटी का इन शॉर्ट एक मतलब अगर मैं बताऊँ, एक लाइन में बताऊँ, तो कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी कुछ भी कोई इंसान, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, समथिंग, यानी कि एनीथिंग समथिंग जो आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, जिसकी कोई आइडेंटिफाई हो, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, एंटिटी कह रहे होते हैं, सही है। तो अब मुझे उम्मीद है कि समझ आ चुका होगा। ओके, अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है ऑब्वियसली रिलेशनशिप। व्हेन अ डेटाबेस स्ट्रक्चर ग्रो एंड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। देखिए, अब एक डेटाबेस है, ठीक है। अब ऑब्वियसली एक डेटा जब हमने लेना शुरू किया स्टार्टिंग में, मिसाल के तौर पर मैंने अपने स्कूल का डेटा लिया कि मेरे स्कूल में कितनी साल मतलब 15 साल की लड़कियाँ कितनी है, मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। जब मैंने उस डेटा को लेना स्टार्ट किया, फॉर सपोज मैंने अभी 1 क्लास की, 2-3 क्लास विजिट की, तो उस वक्त मेरा डेटा कम होगा, है ना। तो उस वक्त वो डेटा आसान होगा। लेकिन जैसे ही एक डेटाबेस ग्रो करेगा, जब मैं डिफरेंट क्लासेस में जाऊँगी, और भी लोग, और 10-15 क्लासेस में मैं चली गई, तो मेरा क्या हुआ, डेटा ग्रो हुआ। अब डेटा बढ़ गया, अब उसको मसला होगा समझने में, यानी कि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक डेटाबेस स्ट्रक्चर जब ग्रो होता है ना, तो वो क्या बन जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो बहुत सारा जो डेटा है ना, वो रेड्यूनेटेड बनना शुरू हो जाता है।
जिसका मतलब ये होता है कि जो डेटा है ना वो अननेसेसरी डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है, यानी कि अननेसेसरी वो डेटा जो है ना डुप्लीकेट हो रहा है, हमें ज़रूरत भी नहीं, देन फिर भी ये डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर ये बात है कि जो जब डेटा क्या होता है कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हमारे पास बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो रेड्यूंड होने लग जाता है। रेड्यूंड का मतलब क्या होता है कि बिला फजूल में जो है ना बहुत सारा डेटा अननेसेसरी डुप्लीकेट हो रहा है, यानी कि डबल डबल उसकी कॉपी। इसकी मैं आपको एक ऐसी मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास आपके इंटरनल स्टोरेज है मोबाइल के अंदर और आपका SD कार्ड भी। अब आप चाह रहे हैं इंटरनल स्टोरेज से आपका जो भी डेटा है ना वो चल जाए आपके SD कार्ड में, तो इससे क्या होता है कि वो SD कार्ड में चला तो जाएगा लेकिन वो इंटरनल स्टोरेज में भी रह जाता है। तो ये क्या हुआ, अननेसेसरी डुप्लीकेट हो गया ना, कि भाई जब SD कार्ड में है मेरे पास तो मुझे इंटरनल स्टोरेज में रखने की क्या ज़रूरत है। तो यही मिसाल है एक अननेसेसरी डुप्लीकेटेड की। तो उम्मीद है मिसाल समझ आई होगी। तो ऐसे में हमें क्या ज़रूरत होती है कि हमें ज़रूरत होती है कि हम एक ऐसा जो है ना डेटा एंटिटीज़ क्रिएट करें, ठीक है। ओके, ये वाली लाइन में ज़रा सोच लूँ अगेन बता दूँ ताकि कन्फ्यूजन है। देखिए ऐसे में हमें क्या करना होता है कि हमें ज़रूरत होती है कि हम जो है ना और भी एंटिटीज़ को कनेक्ट करें बज़ाहिर इसके कि हम एक ही डेटा को मल्टीपल टेबल में रिपीट करते रहें, सही। तो आई गेस समझ आ चुका होगा, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ फंक्शन रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट। ओके, अब हमारे पास जो रिजल्ट होता है ना, ये जो रिजल्ट होता है एक रिलेशन को क्रिएट करने का एंड रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट यानी कि RDMS को क्रिएट करने का, ये हमारे पास इसका रिजल्ट होता है, ठीक है। एक रिलेशनशिप, अब ये तो सारी चीज़ें समझ आ गई आपको, लेकिन आपका अब भी मेरे ख्याल से सवाल होगा क्या रिलेशनशिप क्या है, ये तो क्लियर हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अब उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। A relationship defines the connection between two table। देखिए दो टेबल है, दो टेबल के दरमियान या दो टेबल के आपस में क्या रिलेशंस है ये बताने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं रिलेशन का, ठीक है। ये क्या करता है रिलेशन, ये हमारे पास क्या बनाता है, एक बनाता है कनेक्शन बनाता है एक एट्रीब्यूट से वन एंटिटी से लेकर एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट तक, ठीक है। अच्छा, अब ये रिलेशन कैसे क्रिएट करता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको थोड़ा शायद समझ में आए, मैं अगेन बताती हूँ। देखिए ये कनेक्शन इस तरीके से कनेक्ट करता है, एक एट्रीब्यूट से कनेक्शन बनाता है एक एंटिटी के ज़रिए, ठीक है। फिर क्या करता है, एक एट्रीब्यूट के ज़रिए एक एंटिटी से कनेक्ट बनाता है, यानी कि एंटिटी एट्रीब्यूट का आपस में रिलेशन है और एट्रीब्यूट और एंटिटी का आपस में रिलेशन। आई गेस अब समझ आ चुका होगा कि ये एट्रीब्यूट एंटिटी से कनेक्ट हो रहा है, फिर एट्रीब्यूट एंटिटी से कनेक्ट हो रहा है, इस किस्म का इनका कनेक्शन बन रहा होता है, रिलेशन बन रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास एंटिटी के दरमियान तीन किस्म के और रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, जिसको हम नीचे पढ़ेंगे कि ये तीन किस्म के रिलेशनशिप और कौन कौन से। यही इतना कॉम्प्लेक्स है तो सोचो वो वाला कितना होने वाला, खैर है समझ आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। ओके, तो सबसे पहला जो रिलेशन है ना वो है 1-to-1 रिलेशनशिप। इसका मतलब भी समझ आ रहा हो कि एक से एक ही रिलेशनशिप है, ठीक है। इस टाइप के रिलेशनशिप ना हमें ये बताता है कि हमारे पास जो एक एंटिटी है ना वो सिर्फ, एक मिनट अगेन बता देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है 1-to-1 रिलेशनशिप में, क्या मिसाल हमारे पास एक एंटिटी है, ठीक है, वो दूसरे एंटिटी के साथ, देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेरे लिए भी अगेन रखें। अब हमारे पास एक एंटिटी है, सही है, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के एक ही रिकॉर्ड से कनेक्ट हो रहा है, सही। अब आपको मिसाल देती हूँ, वैसे ये मिसाल रियल में नहीं है तो उसको आप सब वो नहीं किया। फॉर सपोज ये मेरे पास दो तीन एंटिटी है, सही है, बल्कि हाँ एक दो तीन एंटिटी। अब इसमें एक रिकॉर्ड है 1, इसमें एक रिकॉर्ड है 2, इसमें एक रिकॉर्ड है 3। ये एंटिटी नंबर 1 है, ये एंटिटी नंबर 2 है। इसमें जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ इससे ही कनेक्ट हो सकता है, यानी कि एंटिटी 1 का रिकॉर्ड एंटिटी नंबर 2 के रिकॉर्ड से कनेक्ट हो सकता है, 3 से नहीं। हाँ, अब आई गेस क्लियर हो चुका होगा। सही, अब आपको ये वाली मिसाल समझ आ चुकी कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ 1-to-1 रिलेशनशिप, सही। ओके, अब हमारे पास जो ये वाला है ना रिलेशनशिप, ये ज़्यादा कॉमन टाइप का रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि जो डेटा है ना वो अगर मुझे किसी भी एंटिटी के साथ उसको कनेक्ट करना है तो उसी एंटिटी में, एक मिनट मैं इसको बताती हूँ। देखिए पहली बात तो ये कि ये वाला जो हमारे पास रिलेशनशिप, ये वाली जो रिलेशन की टाइप है ना वो इतनी ज़्यादा
ओके, ये अब हम इसको समझते हैं अगेन। ओके, अब ये मैं बताती हूँ ये फेमस ज़्यादा कॉमन क्यों नहीं। कॉमन इस वजह से नहीं, जैसे एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से कनेक्ट हो रहा है, सही है, कनेक्ट हो रहा है तो वो डायरेक्टली भी तो उस जो जगह है उस जगह में एक सिंगल एंटिटी बन सकता है ना। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं होता, मतलब ज़्यादा कॉमन नहीं है। ओके, तो ये वाला जो इस किस्म की जो रिलेशनशिप है ना, ये इस किस्म के रिलेशनशिप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी लार्जर एंटिटीज़ को ना स्मॉलर एंटिटीज़ में कन्वर्ट करना होता है, सही। यानी कि इन शॉर्टली इसका इस्तेमाल सिर्फ ज़्यादा इसलिए होता है ताकि हमारा जो हम जो है ना लार्ज एंटिटी को ना स्मॉलर एंटिटीज़ में डिवाइड कर सकें। आई गेस ये वाला आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब तो है वन टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, ये वाला हमारे पास जो रिलेशनशिप है ना, वो ये डिफाइन करता है कि अगर हमारे एंटिटी के अंदर एक रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वो मल्टीपल एंटिटी के रिकॉर्ड के साथ आपस में कनेक्ट हो सकता है। यानी कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि वन वाला एंटिटी का जो रिकॉर्ड है टू वाला एंटिटी से ही रिकॉर्ड वो कनेक्ट होगा। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, वन वाला टू के साथ, टू वाले के साथ भी रिकॉर्ड हो सकता है, 3 4 5 यानी कि जितना सो ऑन रिकॉर्ड कनेक्ट हो सकता है किसी भी एंटिटी के रिकॉर्ड के साथ। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिलेशनशिप यूज्ड इन रिलेशनल डेटाबेस। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना सबसे ज़्यादा कॉमन यानी कि सबसे ज़्यादा आम डेटा रिलेशनशिप की टाइप है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं रिलेशनल डेटाबेस में, ठीक है। ओके, अच्छा, इस रिलेशनशिप को आप ऑल जो है मैनी टू वन रिलेशनशिप में भी देखते हैं, ठीक है। आई गेस ये इतना डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी इसको समझना था क्योंकि इसकी एग्जाम्पल बहुत कॉमन से थी, तो ये हमें इजीली समझ आ चुका है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई सवाल होगा। ओके, अब हमारा जो है लास्ट टॉपिक वो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इस किस्म के रिलेशनशिप में क्या होता है, देखिए, एक एंटिटी है, ठीक है, अब उसके अंदर एक रिकॉर्ड नहीं है, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसी की तरह दूसरा दूसरा एंटिटी, सही है, अब उसमें भी क्या है कि एक रिकॉर्ड नहीं, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है। तो इसमें क्या होता है, यानी कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में अगर एक एंटिटी में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है और दूसरे एंटिटी में भी ज़्यादा रिकॉर्ड है तो ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। आई गेस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, लेकिन अगेन बता देती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे एक कमरे में मैं आपको ये वाली मिसाल देती हूँ, अभी बॉक्स वाली, ये नहीं, जैसे, ठीक है, ये बॉक्स हमारे पास एंटिटी फॉर सपोज ये एंटिटी, ऐसा होता नहीं है, ये एंटिटी U1 है, सही है। अब इस एंटिटी में भी ज़्यादा चीज़ है, मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड है, अब इस एंटिटी में भी ज़्यादा रिकॉर्ड है, तो ये दोनों एंटिटी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, यानी कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, जितने आप रिलेशनशिप बना सकते हैं बनाएं। इसका ये हो गया, आई गेस आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा, अब इसमें जो थर्ड एंटिटी होती है ना, फॉर सपोज ये थर्ड एंटिटी, कहाँ गया पेन मेरा, ये रहा, ये थर्ड एंटिटी है, सही, इसमें मैं नंबर लिख देती हूँ, ये थर्ड एंटिटी। तो इस थर्ड एंटिटी को हम कहेंगे जियोक्शन टेबल। प्लीज समवन हेल्प मी टू प्रोनाउंस दिस वर्ड इजीली, ये रहा, ठीक है। अच्छा, इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को बिटवीन रिलेटेड एंटिटीज के। अब देखिए, फॉर सपोज दो रिलेटेड एंटिटीज है, सही, इन दोनों के आपस में ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाने के लिए हम जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, जियोशन टेबल। और ये हमारे पास एंटिटी थर्ड एंटिटी होती है, और थर्ड एंटिटी को हम क्या कह रहे होते हैं, जियोशन टेबल। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ। ओके, तो यही तक हमारा जो है ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका होता है। अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है इस चैप्टर से, इस पार्ट के हवाले से, तो फिर आप जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।